ओके, तो बेसिकली आप लोग को ये पता चला कि हम लोग जो तीन चीज को लेकर जो बात कर रहे थे, सीटीसी, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी, ये तीन चीज का मतलब क्या था, ये हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए। तो अर्निंग्स कॉलम जो होता है हम लोग का, उसका जो टोटल होता है वो होता है ग्रॉस सैलरी, एंड नेट सैलरी होता है अर्निंग से जो डिडक्शन कंपल्सरीली किया जाता है। तो आपका जितना अर्निंग है उतना आपको हाथ में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ऑब्वियसली कुछ डिडक्शन के बाद ही आपको हाथ में ट्रांसफर किया जाएगा। सो दैट विल बी योर नेट सैलरी। एंड फाइनली कॉस्ट टू कंपनी क्या है? कॉस्ट टू कंपनी है एक एम्प्लॉय को मेंटेन करने के लिए एक एम्प्लॉयर के जेब से जितना पैसा जा रहा है। रिपीट, कोई एक एम्प्लॉय को मेंटेन करने के लिए एक एम्प्लॉयर के जेब से जितना पैसा जा रहा है वो सारा कॉस्ट टू कंपनी में ऐड होते रहेगा। तो हम लोग देख लिए थे कि कैसे क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ऑल दैट। ये आप देख सकते हो, एक छोटा सा हमें डिस्कशन, एक मिस्टर विकास किसी का नाम है जिसका ये टोटल अर्निंग है। तो भाई साहब का टोटल 50,000 ग्रॉस है, बट हाथ में आ रहा है 46,300। तो हाथ में ये आते हैं। तो आई थिंक आप लोग को पता है कि आप भी जब सैलरी लेके बार्गेन करोगे तो आपको क्या चीज को लेके बार्गेन करना है। सर हम लोग को बार्गेन करना है कि हाथ में कितना आएगा, राइट? हम लोग को बार्गेन करना है कि हाथ में कितना आएगा। तो हाथ पे नेट पे आते हैं सर, ठीक है। तो आज हम लोग इस चीज को discuss करेंगे। अच्छा, अर्निंग्स में आप देख सकते हो कि अर्निंग्स के नाम पे हम लोग को बेसिक मिलता है, डीए मिलता है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग को मोरलेस ज्यादातर डीए मिलता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत कम हम देखे किसी को डीए दिया जा रहा है, बिकॉज डीए बेसिकली हम लोग को गवर्नमेंट के लिए ही दिया जा रहा है। तो डीए आप देख रहे हो, फिर हम लोग का टीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। तो ऐसा बहुत सारा अलाउंस मिलता है, बहुत सारा परक्यूसिट्स मिलता है। तो सैलरी के नाम पे बहुत कुछ मिलता है। जितना सारा आपका अर्निंग होगा सबको जोड़ के हम लोग को जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस सैलरी। क्या ग्रॉस सैलरी पूरा हम लोग को हाथ में दिया जाता है कि कुछ डिडक्शंस होता है? सर डिडक्शंस होता है। तो आप सर जो चार डिडक्शन का नाम दिए हो, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ईएसआई कंट्रीब्यूशन, प्रोफेशन टैक्स एंड टीडीएस, क्या यही चार चीज है कि इससे अलावा भी और भी कुछ चीज है? आंसर इज ये चार आपको हर एक स्टेट में मिलेगा, बिकॉज ये पूरा गवर्नमेंट का डिडक्शन है। मतलब ये पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास ही जाते हैं। बट ये छोड़ के और भी हो सकता है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहां पे मान लो कोई यूनियन फीस आपको देना पड़ रहा है, कोई सुपर फंड आपको वहां पे मेंटेन हो रहा है, तो ये सब भी आपको देना हो सकता है। बट दैट वाज ऑप्शनल, दैट वाज ऑप्शनल। वो आपको इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। बट हियर आप देख सकते हो कि टोटल डिडक्शंस जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको इंडिया में हर एक जगह पे मिल सकता है। पीएफ कंट्रीब्यूशन, ईएसआई कंट्रीब्यूशन, प्रोफेशन टैक्स, टीडीएस। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे डिडक्शन को लेके कि सर ये जो पीएफ कंट्रीब्यूशन आप बोल रहे हो, ये पीएफ कंट्रीब्यूशन का सबको मिलेगा? कौन कौन ये पीएफ कंट्रीब्यूशन के दायरे में आएंगे? क्या इसका रेगुलेशन होगा? ये सब बातें हम लोग अभी करेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं? हम लोग डिडक्शन का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिडक्शन का पहला पार्ट क्या है हम लोग का? डिडक्शन का पहला पार्ट है हम लोग का पीएफ कंट्रीब्यूशन। आप लोग को समझ में आ रहा है? डिडक्शन का पहला पार्ट क्या है हम लोग का? इट्स पीएफ कंट्रीब्यूशन। तो आज हम लोग पीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग मुझे बताओ कि अर्निंग और डिडक्शन का रिलेशन समझ में आया आप लोग को? तो आप जितना अर्निंग करोगे उससे आपको ये डिडक्शन दिया जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोविडेंट फंड को लेके। तो आज का क्लास के बाद आपको मोरलेस से पता चल जाएगा कि प्रोविडेंट फंड के दायरे में कौन कौन आता है, प्रोविडेंट फंड कैसे कैलकुलेट होता है, कितने तरह का प्रोविडेंट फंड पाया जाता है, एसेट्रा एसेट्रा। इट मींस इज ऑल अबाउट द प्रोविडेंट फंड। तो उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि सर एक सीईओ का या एक सीएफओ ऑफ द कंपनी का, क्या उन लोग का क्या प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होना चाहिए? ये आंसर आप खुद ब खुद दे पाओगे। तो प्रोविडेंट फंड का थोड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन है, हम लोग के लंबा चौड़ा डिस्कशन थोड़ा करना स्टार्ट करना है। तो आप लोग अगर रेडी हो तो हम शुरू कर सकते हैं। तो एनी आइडिया फ्रॉम योर एंड, आप लोग को प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या समझ में आता है? जिसको जो समझ में आता है प्लीज इनबॉक्स कर सकते हो, या आप लोग मुझे अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हो। अगर बैकग्राउंड नॉइज कम है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग को थोड़ा सा ट्राई करना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविडेंट फंड अकॉर्डिंग टू यू? आपके सबसे प्रोविडेंट फंड क्या है?
एनीवन? जो भी आपको जो भी समझ में आता है, वट एवर यू थिंक। ओके, शुभेंदु बोल रहे हैं फ्यूचर सेविंग्स, ओके फाइन। कविशा पेंशन फंड, नो कविशा, पेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। वो प्रोविडेंट फंड के एक पार्ट पेंशन में जाते हैं। यस, और कोई मेरा दोस्त मुझे आंसर देना चाहते हो? दो तीन जन ने बोला है अपना ओपिनियन, बाद बाकी लोग जो भी आपको मन में जो भी समझ आता है। त्रोई बोल रही है इन्वेस्टमेंट फंड, ओके ओके फाइन। और अच्छा लगता है आप लोग जब कुछ अपने आप से बोलते हो तो आई फील गुड यार, चलो यार आप लोग दिमाग लगा रहे हो, सीखने का चाहते हो तो गुड। अच्छा, अभिषेक का बोल रहे हैं रिटायरमेंट प्लान, सब्यसाची भौमिक इज सेइंग सेविंग्स। ओके, तरह तरह का लोग का तरह तरह का आंसर है फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। त्रिवेंद्र घोष का ये बोलना है। अच्छा सुनो, कुछ टेक्निकल बातें करते हैं। संदीपन का एक लंबा चौड़ा आंसर आया, एक बार पढ़ना पड़ेगा। अर्निंग, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट स्कीम, ओके वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच यार आप लोग का आंसर से। ऐसे ही एक्टिव रहा करो यार, फेस्टिव का टाइम है, सबके मन में खुशी का माहौल होना चाहिए। तो यस, चलिए हम लोग। अच्छा, लास्ट टाइम सब लोग सीटीसी का टोटल लिखे थे, सीटीसी का आप लोग ये लिखे थे? ओके, नम्रता का आंसर क्वाइट सिंक्रोनाइज्ड है। फाइन फाइन, वेरी गुड गाइस। आप लोग ये लिखे थे ना सीटीसी का डेफिनेशन? आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर लिए थे लास्ट क्लास। नहीं किया तो देख लो एक बार सीटीसी के अंदर क्या क्या आएगा। अच्छा, प्रोविडेंट फंड के बारे में जो लोग आप बोले सारा बात सत्य वचन के तरह सत्य है सब चीज। कोई भी गलत बात आप नहीं बोलो। आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड फॉर ऑल ऑफ योर आंसर। सर, ये क्या रिटायरमेंट बेनिफिट है? यस ऑफ कोर्स ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, लेकिन ये रिटायरमेंट बेनिफिट में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सर, जो लोग सैलरीड पर्सन है, जो जॉब करते हैं, उन लोग का फंड में दो जन कंट्रीब्यूट करेगा। जो सैलरीड पर्सन है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, और उसका बॉस या एम्प्लॉयर वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, एंड सर्टेन टाइम के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, आफ्टर रिटायरमेंट, वो पैसा वो उठा लेगा। कौन उठा लेगा? एम्प्लॉय उठा लेगा। मतलब कंट्रीब्यूशन में दो जन का पैसा आ रहा है। जो जॉब कर रहा है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो बॉस है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। स्पेसिफाइड रेट पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। कहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है? ईपीएफओ में। ईपीएफओ स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, सर्टेन टाइम के बाद उसको क्या मिलेगा? लामसम अमाउंट मिल जाएगा। लामसम का मतलब समझते हो? थोक, मतलब एक साथ ज्यादा। तो बेनिफिट किसको पास ऑन हो रहा है प्रोविडेंट फंड का? क्या एम्प्लॉय को पास ऑन हो रहा है कि एम्प्लॉयर को पास ऑन हो रहा है? मतलब पीएफ का पैसा मिल किसको रहा है आखिरकार? किसके हाथ में पीएफ का पैसा जा रहा है? सर, एम्प्लॉय के हाथ में पीएफ का पैसा जा रहा है। सुपर। तो आप लोग तो अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके थोड़ा बोलने की कोशिश करो। लाइक अदर टाइम आप लोग बोल रहे थे, अगर आप एम्प्लॉय हो और माशाल्लाह आपने 10 साल काम किए हो और आपके नाम पे अच्छा खासा पीएफ भी जमा हो गया, तो आप जब पीएफ विड्रॉ करने जाओगे तो आपको वहां से क्या क्या मिलेगा? रिपीट, आपने 10 साल काम किए हो और 10 साल काम करने के बाद आप पैसा उठा रहे हो। कहां से उठा रहे हो? आप पीएफ से पैसा उठा रहे हो, तो आपको उसमें क्या क्या मिलेगा? एक बार कोशिश करो याद करने का, आई मीन सोचने का। पहले तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। मिलेगा तो कंट्रीब्यूशन जितना आप कंट्रीब्यूट किए हो। यस सर। जितना आपका बॉस ने कंट्रीब्यूट किया। डन सर। जितना हमने कंट्रीब्यूट किए, जितना मेरा बॉस कंट्रीब्यूट किया। यस सर। ठीक है, और क्या मिलेगा? और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये चार चीज आपको मिलेगा। तो आप लोग पीएफ के बारे में एक लाइन नोट डाउन किए हो? ये जो मेरा पैराग्राफ शो हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोविडेंट फंड का पैराग्राफ एंड कंपोनेंट्स ऑफ पीएफ का पैराग्राफ आप लोग प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सर एक बात पूछूं सर। हम्म। सर ये अगर हम 10 साल बाद पीएफ उठाना जाएगा तो तब उसी टाइम तो पूरा पैसा हमको मिलेगा नहीं, कुछ तो पेंशन फंड में चला जाएगा ना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन से। हाँ तो अल्टीमेटली पीएफ से विड्रॉ होता है वो तुम्हारा। मतलब वो तब उसी टाइम वो मंथली हो जाएगा कुछ अमाउंट। जरूरी नहीं है कि मंथली करने के, तो वो तो डिपेंड करता है तुम पेंशन कैसे चाहते हो। पेंशन का पैसा एक बार भी उठा सकते हो, वो डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्या करके दिया नहीं है, देन ऑल दैट। हाँ ठीक। ओके, हो गया। आगे बढ़े। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है क्या नहीं है, एंड ऑल दैट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो पीएफ के बारे में पता चल गया हम लोग का कि प्रोविडेंट फंड एक फंड जिसमें हम लोग दो जन का कंट्रीब्यूशन रहता है, एम्प्लॉय का एज वेल एज एम्प्लॉयर का, और दोनों का कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट मिलेगा, यस सर। लेकिन जो भी पैसा प्रोविडेंट फंड में रहेगा, वो पैसे का बेनिफिट किसको दिया जाएगा? वो पैसे का बेनिफिट दिया जाएगा एम्प्लॉय को जिसके नाम पे फंड मेंटेन हो रहा है वो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कितना तरह का पीएफ पाया जाता है? सो हेडिंग करिए क्लासिफिकेशन ऑफ पीएफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड आर देयर इन इंडिया? प्लीज कीप द हेडिंग, एंड ये चार नाम लिख लीजिए यहाँ पे। तो इंडिया में चार तरह का पीएफ पाया जाता है। नंबर वन इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, नंबर टू इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और किसके लिए कौन सा वाला एप्लीकेबल है, प्लीज बगल में एक नोट है वो भी लिख लीजिए। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड किसके लिए है, रिकॉग्नाइज्ड किसके लिए है, अनरिकॉग्नाइज्ड किसके लिए है, एक बार प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आगे बढ़े। तो एक करके परिचय कर लेता है, ये लिख लियो आप लोग। अच्छा, हम लोग क्लास में जो प्रोविडेंट फंड पढ़ेंगे वो होगा आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये वाला पार्ट हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। विल बी डिस्कस ऑल अबाउट द आरपीएफ, नॉट द यूआरपीएफ, नॉट द अदर थिंग। ओके।
Almost Kaushik, GPF, SPF almost same. Name are quite different. General Provident Fund or Statutory Provident Fund. So central government, state government will be coming under this category. Okay. Now, सर ये तो कंफर्म है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है एंड इसका सारा जो रूल्स है रेगुलेशन है सब चीज कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली. मतलब कंट्रीब्यूशन कौन कितना करेगा, कितना लोग क्या होगा नहीं होगा, एवरीथिंग इज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली बिकॉज दिस इज द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. तो इसके बारे में चर्चा मुझे इतना नॉलेज है भी नहीं बिकॉज मैं कभी इसको लेकर काम भी नहीं किया हूँ. मुझे खाली पता है कि ऐसा प्रोविडेंट फंड जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं. बट द थिंग इज गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होता है, इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा इधर उधर का होता है और गवर्नमेंट खुद अपना जेब से भी पैसे डालते हैं इसमें. तो उन लोग का रूल्स अलग होता है. हम लोग जो आदमी के लिए वो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. एंड आप बोलोगे सर आप यहाँ पे दो दो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बोले, मतलब दो दो नॉन गवर्नमेंट के लिए बोले हो. एक है सर आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जिसको हम लोग आरपीएफ बोल रहे हैं और दूसरा आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जिसको हम लोग यूआरपीएफ बोल रहे हैं. तो सर मेरा या हम लोग का एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे सर, ये फिर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आरपीएफ एंड यूआरपीएफ? आरपीएफ एंड यूआरपीएफ के बीच क्या डिफरेंस है? एंड द आंसर इज हम लोग का जो एक्ट है पीएफ एक्ट, आप लोग शायद कभी नाम सुने होंगे या पढ़े होंगे कभी. पीएफ का जो एक्ट है उस एक्ट का नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952. फिर से बता रहा हूं, आरपीएफ जो एक्ट से गवर्न होता है उस एक्ट का नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952. जो एक्ट के तहत ये बोला गया है कि पीएफ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, किसको करना ही पड़ेगा नहीं करेगा, लॉट्स मतलब every rules and regulation regarding the RPF has been discussed over that act. आरपीएफ का हर एक रूल कौन सा एक्ट में डिसाइड हुआ है? वो एक्ट में डिसाइड हुआ. कौन सा एक्ट? एक्ट का नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952. जो एक्ट के तहत हम लोग को पता चलता है प्रोविडेंट फंड किसके ऊपर कंपलसरी है, किसके लिए ऑप्शनल है, रेट क्या है, ये क्या है, वो क्या, एवरीथिंग. तो उसी एक्ट में एक सेक्शन होगा, सेक्शन में थोड़ा भूल गया, आइदर 16 और 17, जहां पे ये बोला गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो वो अपना पीएफ एक्ट बना सकता है. सर फिर से बोलिए. सर उसी एक्ट में ही परमिशन दिया हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो अपना पीएफ एक्ट खुद बना सकता है. और अगर बोलूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो अपना पीएफ एक्ट खुद बना सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है. क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि लास्ट 3 साल का उस ऑर्गेनाइजेशन का बोनस पेमेंट, सैलरी पेमेंट, ग्रेचुटी पेमेंट, पीएफ पेमेंट, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए. मतलब कोई भी पैसा आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए. मतलब कंपनी किसी का पीएफ का पैसा नहीं खा गया, कंपनी किसी ग्रेचुटी पैसा रोक के नहीं रखा. एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन फॉर द फास्ट 3 years. एंड ऑर्गेनाइजेशन में 100 से ज्यादा एम्प्लॉय न्यू रूल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो. वो रिटर्न कॉन्सेंट में चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में 100 से ज्यादा एम्प्लॉय न्यू रूल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो. अगर ये दो कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आप पीएफ कमिश्नर के पास जाके आप खुद का पीएफ रूल बनाने का अप्लाई कर सकते हो. आई रिपीट गाइस, आप खुद का पीएफ रूल बनाने का अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप अपना टर्म्स एंड कंडीशन रखोगे, रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन आप तय करोगे. तो पीएफ कमिश्नर के पास अप्लाई करने के बाद, पीएफ कमिश्नर के पास अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे? पीएफ कमिश्नर का अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा फॉर कंफर्मेशन. तो पीएफ कमिश्नर क्या करेगा? उसको अप्रूव कर देने के बाद आपका पीएफ रूल बन जाएगा, लेकिन प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. वंस पीएफ कमिश्नर हैज अप्रूव्ड योर न्यू रूल, ये रूल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा उन लोग से अप्रूवल मांगने के लिए. जब तक आईटी वाला अप्रूवल नहीं देता तब तक आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो यूआरपीएफ बन के रह जाएगा. आई रिपीट, जब तक कौन अप्रूवल ना दे, जब तक आईटी वालों, इनकम टैक्स वालों जब तक अप्रूवल ना दे
तब तक आपका प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड बन के रहेगा। जैसी वो अप्रूवल दे दे तो आपका प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड से कहां चला जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड में चला जाएगा। तो आरपीएफ एंड यूआरपीएफ में एक ही डिफरेंस है, वो है अप्रूवल। यूआरपीएफ किसका अप्रूवल पेंडिंग है, आईटी का अप्रूवल पेंडिंग है। आईटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे इनकम टैक्स उसका अप्रूव करेगा, यूआरपीएफ कहां ट्रांसफर हो जाएगा, यूआरपीएफ आरपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? डन गाइस, लिख लियो आप लोग। सॉरी, समझ में आया आप लोग को कि आरपीएफ एंड यूआरपीएफ में अंदर क्या डिफरेंस है? तो किसी का डाउट हो तो आप बोल सकते हो। एक चीज का पेंडिंग है, कौन सी चीज का पेंडिंग है? आईटी का शुभंकर, किस चीज का ट्रांसफर? यूआरपीएफ से आरपीएफ का ट्रांसफर बोल रहे हो कि इस चीज का ट्रांसफर बोल रहे हो क्या? हाँ सर, अनरिकॉग्नाइज से वो जो रिकॉग्नाइज हो जा रहा है सर, उसके लिए बेनिफिट क्या मिलेगा सर? ड्राइविंग लाइसेंस है तुम्हारे पास? नहीं सर। पता है कैसे अप्लाई करते हैं? पहले लर्नर लाइसेंस देते हैं। अब जाओगे ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए तो पहले आपको लर्नर लाइसेंस मिलेगा। तो लर्नर लाइसेंस 3 मंथ वैलिड रहता है, लॉकडाउन के लिए थोड़ा 6 मंथ वैलिड कर दिया है। तो लर्नर लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हो, बट यू आर नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड वन। तो क्या आप लर्नर से गाड़ी चलाओगे कि लाइसेंस के लिए वेट करोगे? नहीं सर, लाइसेंस पे वेट करूंगा। तो यूआरपीएफ होता है लर्नर लाइसेंस, ठीक है? जब तक आईटी से अप्रूवल ना दे तब तक वो प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो तुम चला सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, यूआरपीएफ में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। इट टेक्स टाइम। आईटी वाला थोड़ा टाइम लेता है। तो आईटी वाला जब आपको टाइम दे देगा देन यू कैन अंडरस्टैंड। ओके सर। तो जरूरी है यूआरपीएफ से ये अनरिकॉग्नाइज्ड है दोस्त, वो रिकॉग्नाइज्ड है। तो यूआरपीएफ से आरपीएफ जाना कंपलसरी है। ओके, डन। सो फाइनली हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, पीपीएफ के बारे में तो आप सुने होंगे आप लोग, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो बेसिकली पीपीएफ हम लोग का मतलब इसमें आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो एसबीआई बैंक में, या जो भी रिकॉग्नाइज्ड बैंक जिसके अप्रूवल देते हैं, आप जाके अपना पीपीएफ ओपन कर सकते हो। मतलब आप जॉब करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीपीएफ में आप पैसे डाल सकते हो। आई थिंक मिनिमम 500 रुपए से ओपन करना पड़ता है, मैक्सिमम 1.5 लाख या कुछ ऐसा लिमिट होता है इसका, पर ईयर कंट्रीब्यूशन का बात कर रहा हूँ। और 5 साल आई गेस पीपीएफ को कंटिन्यू करना पड़ता है, उससे पहले आप उसका पैसा उठा नहीं सकते हो। मुझे उतना नॉलेज नहीं है पीपीएफ के बारे में, बिकॉज अच्छा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम है, मुझे फील नहीं आता यार। मुझे क्या, जिस बंदे को शेयर मार्केट को या कैपिटल मार्केट का नॉलेज है, ये कैसे उसमें खेला खेलते, उन लोग को दूसरी जगह पे मनी नहीं रहेगा। ये मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, ये उन लोग जाते जो लोग रिस्क पसंद नहीं करते हैं। जिन लोगों को रिस्क पसंद आते, कौन जाएगा साल में 7% रिटर्न, साल में 7% रिटर्न सर? कौन जाएगा उसमें? मार्केट उससे कई गुना ज्यादा देता है। हाँ, मार्केट मार्केट रिस्क भी है। हाँ सर, हम लोग अनड़ी नहीं है, हम लोग पढ़ाई लिखा किया हुए बंदे, हम लोग रिस्क हम लोग लेना आता है, हम लोग को पता है कहाँ रिस्क लेना है।
तो इसीलिए तो हम लोग करना पड़ता है। 15 साल तक कर दिया, क्या बात कर रहे हो, 5 साल बाद भी विड्रॉ नहीं कर सकते? नम्रता इज कन्फर्म 15 years। मतलब कई में ब्लैकआउट Before it मतलब। was हाँ बोलिए। before it was 15 years and now it is 5 years. अच्छा, तो वही मतलब क्विट नहीं कर सकता हूँ, बट स्टॉक में क्विट करने का ऑप्शन है। ऑप्शन बोलो, प्लान, फ्यूचर ऑप्शन बोलो, प्लान बोलो, स्टॉक बोलो, मार्केट में कहीं पे म्यूचुअल फंड बोलो, एग्जिट, एनी टाइम एग्जिट का ऑप्शन रहता है हम लोग के पास। तो वही बात है, ये सब लोग जो लोग को पता है मार्केट के बारे में वो कभी नहीं आएगा मार्केट से। याद है एक बार निफ्टी चेक करने हैं मुझे, एक सेकंड गाइस। अरे यार निफ्टी फिर से जंप किया, चलो अच्छा बात है। एनीवे सो गाइस, एनीवे तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये लोग फिर भी करते हैं। जिनको रिस्क पसंद नहीं है दे विल गो फॉर द पीपीएफ। तो आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको लाइफ में रिस्क लेना पसंद नहीं है, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगा कि आप रिस्क लेना सीखो, ये करो वो करो, अपना पैसा अपना लाइफ सब अपना डिसीजन लीजिए। बट अगर आप कभी ये दुविधा में आ जाओ एफडी और पीपीएफ, तो प्रायोरिटी पीपीएफ को देना। कभी अगर ये दुविधा में आप आ जाते हो कि एफडी में पैसा डालो कि पीपीएफ में डालो, तो पैसा पहले पीपीएफ पे डालना, उसके बाद एफडी में करना। उस पीपीएफ का लिमिट होता है कुछ ऐसा, हम सुने हैं समथिंग लाइक दैट, क्योंकि पीपीएफ का इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है एफडी से। ठीक है, तो इसमें ओपन टू ऑल है, आप चाहो तो कर सकते हो। आज इंडिया में बहुत सारा फैमिली में ये पीपीएफ का दिखता है। एक ही चीज है, लोग बोलते हैं कि 15 साल बाद आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा भी बहुत लोग मुझे समझाया था। मुझे आज तक ये सब समझ में नहीं आया कि पीपीएफ पे पैसे रखे करोड़पति कैसे बनेंगे। मतलब 1 लाख रुपए रखूंगा, 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए बन जाएगा, ऐसा बेवकूफ लोग मुझे बनाया था जब मुझे सब मार्केट के बारे में पता नहीं था एंड ऑल दैट। सो आई डोंट नो, बट अभी कोई ये सब चीज मुझे बोलते नहीं है, बिकॉज मुझे उन लोगों को पता है कि कोई फायदा होगा नहीं। तो एनीवे आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग को कभी करने का मन हो तो यू कैन। छोटा अमाउंट आई थिंक 500 रुपए से स्टार्ट हो सकता है। तो मोदी जी के आज के वैक्सीन के बारे में कुछ बताएंगे कि वैक्सीन कब मिलेगा, दीपक? अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग पर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ। यूएस ने एक न्यूज बोला था कि हम लोग कोरोना वायरस का वैक्सीन के बहुत करीब, या कुछ ऐसे पॉजिटिव साइन दिखाया था। ठीक है, तो जैसे ही वो चीज आया, न्यूज आया, सीधा उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में आया। लास्ट वीक निफ्टी थोड़ा क्लोज हुआ था, थोड़ा कम पॉइंट से 11,600 तक आ गया था निफ्टी। फिर से कल से जंप किया, जस्ट बिकॉज एक न्यूज था, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आया और निफ्टी फिर से जंप किया। ओके, तो थोड़ा आप लोग नॉलेज रखा करिए। आप लोग को मार्केट स्ट्रेटेजी अच्छा लगता है, मतलब मार्केट फॉलो करना अच्छा लगता है? अगर लगता है तो मैं आप लोगों से सब बीच बीच सब बातें बोलते रहूंगा, लेकिन आप लोग का टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो तो मुझे कोई इच्छा नहीं है कि फिर बोले। अगर आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं क्यों बोलूं भाई? क्योंकि जैसे कि मैं वही बोलता हूँ कि यार मार्केट अगर पॉजिटिव में है तो कहीं ना कहीं एक आशा का किरण दिखते है कि चलो यार जीडीपी अभी माइनस में, ठीक है, वी कैन कोप अप। बट मार्केट अगर डाउन होता है यार, आपका पैसा हो या ना हो, लेके तो आपको डूबेगा ही, बिकॉज इकोनॉमी नहीं होता, मार्केट से इकोनॉमी होता है इंडिया में, याद रखिएगा। तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो मार्केट में आज के डेट में जितना सारा, मतलब नॉट ओनली इंडिया, जितना सारा आगे का देश, उसमें कुछ भी अगर वैक्सीनेशन का या कुछ भी अगर देखना, कोई भी सुराग मिल रहा है या कुछ भी चीज सामने आ रहा है, आप चेक करना उसका सीधा इफेक्ट कहाँ आ रहा है। निफ्टी चेक करना आता है आप लोग को, जस्ट निफ्टी या नैस्डैक, जो भी जो देश का जो जो इंडेक्सेस है, आप चेक करना, देखना सीधा इफेक्ट वहां पे आएगा। और वो भी 1-2 पॉइंट का नहीं, 500, 600, 1000 ऐसा करके जंप होता है। ओके, कौशिक, पी रेशियो इज नॉट अ इंडिकेटर फैक्टर। आपको इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए कि आपका गोल क्या है। गोल मतलब आप टिका रहना चाहते हो कि T20 खेलना चाहते हो। तो T20 जब खेलने जाओगे तो पी रेशियो वी रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या देखो वो करके मुझे तो वैल्यूएशन गेन करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो बहुत कुछ फैक्टर करना पड़ता है। अब लॉन्ग टर्म कितना साल का होता है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लॉ कुछ और बोलते हैं, पब्लिक कुछ और सोचते हैं। आप देखना बहुत लोग का शेयर मार्केट का यूट्यूब चैनल होगा, कैपिटल मार्केट का, जो ऐसा डायलॉग बोलते हैं कि मेरे लिए 1 साल ही लॉन्ग टर्म है, 1 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। तो इस तरह का चीज, तो उस समय हम लोग का डिसीजन लेना पड़ता है। 10 से 15 साल, 10 से 15 साल अगर बोलोगे तो मैं बोलूंगा टर्म प्लान करवा लो।
बेस्ट वही है, सेफ एंड सिक्योर्ड है, पैसा पैसा रहेगा। आप लोग टर्म प्लान के बारे में जानते हो? एनी आइडिया अबाउट द टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान? ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान करवा लो, दैट विल बी बेटर ऑप्शन, बिकॉज दैट विल बी सेफ्टी सिक्योरिटी भी है और क्रिटिकल इलनेस भी टर्म प्लान के अंदर कर सकते हो। एसआईपी कहाँ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यूलिप इज नॉट अ गुड ऑप्शन थी नाउअडेज। यूलिप से भी अच्छा टर्म प्लान और भी मिलता है मार्केट में। यूलिप इज नॉट अ गुड ऑप्शन, मतलब आप अगर रिटर्न के बारे में बात बोलो तो। स्टॉप लॉस कैसे लगाए? सर स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता, स्टॉप लॉस दिमाग में सोचना पड़ता। तो आप लोग मुझे प्रोवोक करते हो मार्केट का, और मुझे ना ये सब चीज में एक बार सुनने के बाद ना मैं यार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं मार्केट में ओपन कर ही देता हूँ। आ जाओ एक बार, एक दफा मार्केट की एक झलक दिखना ही है। सो यार क्लास में कभी सब प्रोवोक मत करना मुझे, ठीक है? आई लाइक इट वेरी मच बिकॉज तो पैसा बनाने के लिए वो तो चलो वो बात तो है ही, वो छोड़ के भी अच्छा लगता है मुझे यार, मतलब पता नहीं क्यों बट लगता है यार बहुत। ठीक है, देखो मैं स्टॉप लॉस आपको समझा रहा हूँ, स्टॉप लॉस क्या है नहीं है ऑल दैट मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे साइन अप कर दो, रुको। मेरा डेस्कटॉप इतना स्लो हो गया ना। ओके, सो मैं यहाँ पे कोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है? सपोज मान लो ग्रासिम, देख लो ध्यान से। हाँ, आप लोग को एबीसीडी पता है इसका क्या है नहीं है ऑल दैट। ग्रासिम कितना दिख रहा है? 772। मेरा ग्रासिम खरीदा हुआ था कितने में पता है? 725 में, वो भी एक महीना पहले। माला एक महीना पहले हुआ था, तो माला एक महीने पहले हुआ था ना हम लोग का। माला आई थिंक 18 19 तारीख 17 तारीख को हुआ था शायद, लास्ट सितंबर का। उस दिन मैंने ग्रासिम को खरीदा था 725 रुपए में। आज प्राइस कितना चल रहा है? तो आप देख सकते हो गेन किसको बोलते हैं। तो मार्केट समझना चाहिए आप लोग को, ठीक है? सुनो, मैं इसी का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है? सपोज शेयर मार्केट में दो तरह का चीज हम लोग को पाया जाता है, ठीक है? एक होता है आपका डिलीवरी, और दूसरा होता है आपका जो इंटरडे ट्रेडिंग जो होता है हम लोग का, ठीक है? तो डिलीवरी का मतलब होता है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म मतलब एक दिन से ज्यादा आप होल्ड कर सकते हो, 10 साल 15 साल होल्ड कर, दैट इज डिलीवरी। और हम लोग का जो इंटरडे ट्रेडिंग होता है वो हम लोग का विद इन सेम डे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है मतलब आपको उसी दिन बेचने के नक्की करना होगा, नहीं तो जिस टाइम में मार्केट क्लोज होगा उसी में जो दाम चलेगा उसी से वो सोल्ड आउट हो जाएगा और आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मैं नॉर्मल स्टॉक का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉक है, ऑप्शन है, फ्यूचर से, बहुत सारा चीज होता है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को सिंपली स्टॉक का बात बता रहा हूँ। सपोज मान लो आज हम लोग का शुभेंदु ने 772.80 जो अभी एलटीपी चल रहा है, एलटीपी मतलब लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस जो चल रहा है अभी, उसमें मान लो शुभेंदु ने परचेस किया 120 ये शेयर। अब स्टॉप यहाँ पे शुभेंदु स्टॉप लॉस मनी मन डिसाइड होता है कि आपको एनालिसिस करके पता चला कि ये प्राइस अगर 765 तक आता है तो 765 इसका सपोर्ट है। 765 से नीचे जैसे आएगा ये गिरते रहेगा। तो आप 765 को स्टॉप लॉस मान के चल रहे हो कि 765 तक आप होल्ड करोगे, 765 जैसे आएगा आप छोड़ के चले जाओगे। ये होता है मेंटली। आज तक ऐसा कोई भी स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट लोग नहीं बना जो स्टॉप लॉस का भी फॉर्मूला बता पाए। स्टॉप लॉस टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कैलकुलेट करना ही सीखना होता है कि सपोर्ट इसका कहां पे, कहां तक इसका सपोर्ट है, मतलब कितना नीचे जा सकता है। एक सपोर्ट होता है, जैसे कि आप लोग क्लास में शायद हम बताए थे या जीएसटी क्लास में बोले थे कि 11,800 सपोर्ट है निफ्टी का।
तीनिंदु शायद तुम्हें याद होगा, तुम मुझे पूछे थे ऐसे चौरंगी में लाइव में बताया था। तो लास्ट वीक फ्राइडे एंड थर्सडे देखना, जैसे 11,800 से कम हुआ निफ्टी गिर के सीधा 11,600 हो गया था। 11,800 उसका सपोर्ट था, 11,800। तो ये कैलकुलेट करना पड़ता है हम लोग को, ये सीखना पड़ता है हम लोग को स्टॉक मार्केट में। आज निफ्टी बढ़ गया बिकॉज 11,800 से ऊपर गया तो 11,900 तक है। तो जब तक 11,800 से ऊपर है, ये 11,800 का जैसे ऊपर जाएगा निफ्टी में भरोसा कर सकते हो। 11,800 से नीचे आते ही निफ्टी में अगर ऑप्शन खरीदा हुआ है तो उसको बेचो, नहीं तो और गिरेगा वो। तो ये स्टॉप लॉस आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। तो सर ये सब लर्न करने के लिए बहुत सारा यूट्यूब चैनल होता है जो पैसा देके यूट्यूबर सिखाते हैं आप लोग को, बहुत सारा इंस्टीट्यूट होता है, आपको जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तुक्का वजह से शेयर मार्केट नहीं होता है सर, बहुत अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है। तो ये तो मैं आप लोग को एक ओपन चीज जो है वो बता रहा हूँ, जो नॉर्मल आम तौर पे, ठीक है। तो हाँ, लास्ट वीक निफ्टी 11,600 के आसपास आ गया था, तो हम बोले थे 11,800 से सपोर्ट था, 800 से जैसे नीचे गया 150 पॉइंट से गिर गया, ठीक है। तो ये सपोर्ट ढूंढना पड़ता है कि ये 772 ग्रासिम ना, ग्रासिम 750 सपोर्ट है इसका। जब तक 750 टच नहीं करेगा ग्रासिम गिरेगा ही नहीं, ये 772 ऊपर रहेगा। एक मंथ पे आप चेक करके देखो, मेरा 725 में खरीदा हुआ है और आज इसका दाम है 772। तो कितना गेन हुआ मेरा पर शेयर में? एक बार अभी रिटर्न कैलकुलेट, मैं क्यों म्यूचुअल फंड आई मीन आपको उसमें नहीं जाता, मैं इसलिए बता रहा हूँ। 772 माइनस 725, मेरा पर शेयर में 47 करके गेन हुआ। तो 47 डिवाइड बाय अगर 750 में करूं, 750 नहीं 725 में अगर करूं इंटू 100%, तो मेरा 6.48% हम लोग का आ गया। एक मंथ का 6%, तो 12 मंथ में कितना रिटर्न होगा? अगर 8 ट्रेंड फॉलो करो 72% रिटर्न। तो मुझे साल में 7% में मजा आएगा? मुझे क्या, कोई भी इन्वेस्टर का नहीं आएगा। तो सीखना पड़ता है। कौशिक मेरा जीरोधा में है, मेरा 3 पैसा कटता है, 100 रुपीज में 3 पैसा कटता है ब्रोकरेज। लॉकडाउन से पहले जीरोधा का 1 पैसा था, अभी जीरोधा लोग ने 3 पैसा कर दिया। सबसे ब्रोकरेज उन लोग का ही कम है अब इंडिया में, वो एंजल ब्रोकिंग लोग कम है। चलो ये सब तो इधर उधर की बातें कर दिए, लोग को ये सब पता है, मतलब डिलीवरी किसको बोलते हैं, ओके, स्टॉक ऑप्शंस किसको बोलते हैं, फ्यूचर्स किसको बोलते हैं, ये सब चीज आपको पता है? कितने लोग को पता है इस सब के बारे में, अगर बताओ तो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मार्केट में जाओ और ट्रेड करो, मैं बोल रहा हूँ नॉलेज के बारे में। अच्छा, कौशिक को पता है, नम्रता ट्रेड करती हो डीमैट के थ्रू? ट्रेड नहीं करते हो तो फिर कैसे पता चला? कौशिक ट्रेड करते हो तुम? कैंडल चार्ट अच्छा है, कैंडल चार्ट अच्छा है सर, कैंडल स्टिक्स चार्ट बढ़िया है, ठीक है। मॉक ट्रेडिंग मॉक ट्रेडिंग अच्छा है यार कर सकते। सर अगर हमें लगाना चाहता है इसमें तो हमसे नॉलेज कैसे, क्या? अगर हम शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं हाँ, तो इसके लिए गाइड। अच्छा सुनो, एक मैं आप लोग के लिए सिंपल से एक चीज एडवाइस दे रहा हूँ। अगर मार्केट से पैसा अर्न करना है तो प्लीज पहले सीखिए। दोस्त का झांसे में आके वो पैसा ये था वो ऐसा करके मत आइए। तो ज्योति छोड़ क्यों दिए फिर? ये तो अच्छा तो है, अच्छा नहीं लगता ये? इट्स गुड, खास करके एनालिसिस जब सही होता है बहुत मजा आता है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई गैमलिंग नहीं है ये जगह। बहुत लोग इसको बोलते हैं गैमलिंग है, सांप सीढ़ी का खेला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एनालिसिस कर पाते हो माशाल्लाह, तो आप लोग सीख जाओगे। तो वो सीखना ही होता है हम लोग का खेला। तो आप लोग कभी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के बारे में सुने हो? तो एक दिन अगर मौका मिले तो मैं आप लोग कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दिखाऊंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, कभी उसमें जाना मत। पैसा बनने का सबसे ज्यादा इजी तरीका होता है वो। बट मेरा वही एक ही मानना है कि कॉल ऑप्शन में समटाइम्स रिटर्न, अच्छा आपको क्या लगता है मार्केट से कितना रिटर्न आता होगा? एनी गेस कितना रिटर्न आता होगा मार्केट से?
क्या लगता है आपको? वाइल्ड गेस करोगे? जो लोग मार्केट में एकदम नया हो उन लोग से पूछ रहा हूँ, क्या लगता है? कभी सुने हो 200% रिटर्न आया? मतलब 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 200 रुपए, मतलब टोटल 300 मिलेगा आपको। सर 200-300% टाइम भी रिटर्न आता है मार्केट से, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में घुसना पड़ता है। सुनो ध्यान से, आप एक बात बोलो। सपोज मान लो मार्केट से, मतलब लोग इसमें गलती कर बैठते हैं, मुझे पता नहीं क्यों गलती करते हैं। तो कि पैसा का सबको अच्छा लगता है यार, पैसा आए, लक्ष्मी जी के दर्शन हो, ऊपर के रहम से सब चाहते हैं। लेकिन उसका तरीका भी तो होना चाहिए ना, मेहनत भी करना चाहिए ना, क्योंकि आप यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप लेके हजारों कमा रहे हो और बाहर लोग मजदूरी करके आपका आधा भी नहीं कमा रहे, ऐसा तो इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए। सबको हिसाब बराबर होना चाहिए। तो आप एक बात मुझे बताओ, अगर मार्केट से 300% रिटर्न अगर कांस्टेंट होता है, तो आपको नहीं लगता कि इंडियन इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी से भी आगे चला जाएगा? तो 300% रिटर्न मतलब 1 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न में कितना मिलेगा? 200 करोड़ और 1 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ पहले था आपका, तो 3 करोड़ आपको रियलाइजेशन होगा। तो ऐसा अगर मंथली अगर करके इंटू 12 मंथ करो तो देखो कितना हो जाता है। बट ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी भी नहीं होता है। आज निफ्टी बैंक निफ्टी जानते हो ना आप लोग, एक कॉन्सेप्ट होता है बैंक निफ्टी बोल के, ठीक है? तो बैंक कितना चल रहा है, आप एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे। आ जाओ यहाँ पे, कोई बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कैसे नहीं आ रहा यार? कौन बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। एनएससी का इंडेक्स तो मिल जाता है, यहाँ से ही मिल जाता है। ये देखो, बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 24,322। तो सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन इसी पे लोग खेलते हैं, ठीक है? तो आप एक बात बताओ, क्या इस 1 मंथ पे, लास्ट 1 मंथ पे मार्केट में ऐसा कोई चमत्कार हुआ है जिससे कारण बैंक इतना निफ्टी बढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप पहले बताओ, फिर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। गाइस, ये ट्रूली मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे पता चलता है, जो मेरा जितना नॉलेज है छोटा मोटा उसी से जो मैं पता लगा तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ। क्या 1 मंथ में ऐसा कोई चमत्कार वाला न्यूज आया मार्केट में जिसके चलते ये इतना जंप करना चाहिए? 1 महीने पहले ये 22,000 21,000 तक भी गया था, ये अक्टूबर के शुरू में, सितंबर के लास्ट में 21,000 तक भी गया था ये। आज 24,293 इसका दिख रहा है। तो आप लोग सोच के बताओ ना, ऐसा कुछ भी सुने हो मार्केट में कि कोविड-19 का वैक्सीन आ गया है, नेक्स्ट मंथ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोविड-19 केस 0 हो गया है, फिर से इंडस्ट्री चालू होने वाला है, ऐसा कोई भी चमत्कार वाला न्यूज आया? मुझे तो नहीं मिला सर। आप लोग को पता नहीं मिला कि नहीं मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला ऐसा न्यूज। फिर भी ये कहा, ऐसा क्यों गया? तो मार्केट में कॉन्सेप्ट होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। समझते हो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? मेरे पास मान लो 10 करोड़ रुपए है अभी, तो आप बोलोगे सर लॉकडाउन में, अरे यार क्या लगता है इंडिया वालों के पास पैसा नहीं है? करोड़ और वो अभी भी लोगों के पास है, आप टेंशन मत लो। सबके पास नहीं, बट होता है ऐसे लोगों के पास। तो जो ऐसे मार्केट का पुराना खिलाड़ी है ना, उन लोगों के पास है, जो बहुत दिन से पैसा छाप रहा है यहाँ पे। तो आज मेरे पास 200 करोड़ है, तो मुझे 200 करोड़ को थोड़ा सा बढ़ाना है। तो एक सिंपल से टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इट एन एग्जाम्पल, प्लीज इसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट मत करो। तो आज मान लो 100 करोड़ रुपए में इन्वेस्ट कर दिया बैंक निफ्टी में, तो जब मैं 100 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा बैंक निफ्टी में, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये निफ्टी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यार ये तो कॉमन चीज होता है ना, जिसमें पैसा डालोगे उस चीज का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। अब जैसे ये प्राइस इंडिकेटर बढ़ेगा, तो मुझे पता है मार्केट में 30 से 40% लोग जो कॉल ऑप्शन बुक करेगा, मतलब वो बढ़ने का ऊपर जुआ लगाएगा, पक्का वो कॉल ऑप्शन के ऊपर वो पैसा लगाएगा। डन। वो भी जस्ट पैसे लगाने स्टार्ट करेगा, मेरा 100 करोड़ और पब्लिक का और 100 करोड़, 200 करोड़, मार्केट और बढ़ गया। जैसे ही मैं मार्केट को ऊपर कर दिया ना, अब मैं स्किप करूंगा। जब मैं स्किप करूंगा, मेरा 100 करोड़ स्किप होगा मार्केट से, तो मार्केट कैसे गिरेगा पता चल रहा है आपको? तो उस टाइम पे अगर आप उस टाइम पे अगर मेरे साथ अब नहीं निकल पाते हो, तो आपका पैसा फॉरफिट, आपका पैसा मेरे पास आ गया। तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग।
जो अक्सर रुका सूखा मार्केट को हरा भरा मार्केट बना देता है। नहीं, आप सोच के देखो, जीडीपी नेगेटिव में, नॉट ओनली इंडिया, यूएस का जीडीपी भी नेगेटिव में चला गया, इस दौरान बैंक निफ्टी 24,304। हाउ, क्या चमत्कार होगा मार्केट में? ये तो लगता है कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं इसके ऊपर, अरे कोविड कोई इफेक्ट ही नहीं है इसके ऊपर। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? मार्केट में से तरह तरह का लोग रहते हैं, तरह तरह का प्लानिंग करके। इसको बोलते गेम चेंजर, मतलब इंटरनली पूरा पैसा पलट जाएगा, आपको खाली थोड़ा सा खींचना है मेरे तरफ। त्रिनंदु मैं अपने नाम पे थोड़ी करूंगा क्या, सभी को पता चलेगा। तुम्हें क्या लगता है मेरा 100 करोड़ पैसा है तो मैं पैसे को मोबिलाइज नहीं कर सकता? मैं एक जगह से थोड़ी इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा यार, घुमाऊंगा पैसे को। मुझे भी पता है कि ये सभी लोग करने नहीं देगा, ये मुझे करने नहीं देगा, मैं अपने नाम पे थोड़ी करूंगा। जिसके पास 100 करोड़ रुपए है, आपको नहीं लगता वो कुछ ज्यादा पावरफुल है? हर्षद मेहता जी की तरह कुछ है, कुछ ज्यादा पावरफुल है। So guys, institutional trading. Okay. Okay, so guys, हाँ करो, अब क्या करे, फॉलो करो। तो guys समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हो निफ्टी पढ़ते पढ़ते कितना चेंज हो गया। चलो, तो ये सब बोलो, ये सब चीज होना चाहिए स्टडी के अंदर जो पढ़ने में थ्रिल आए। नहीं तो ये पीए बीए बीए से हट, कोई थ्रिल भी नहीं है, खाली पढ़ना पड़ता है। तो मैं अपना बात बोल रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। तो वही पीए 12% कंट्रीब्यूशन करो, ये करो वो करो, चलो आओ, कोई ऑप्शन तो है नहीं, पढ़ते आ जाओ। कहाँ थे हम लोग? पूरा मार्केट में चले गए थे, वापस आ जाओ, घर पे आ जाओ। ओके, अच्छा चलो, ऐसा कुछ भी न्यूज आएगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू गाइस। अगर आपके पास भी कुछ आए तो शेयर करना, शेयरिंग से सबका भला होता है। ये क्लासिफिकेशन समझ में आया आप लोग को? बोलो। फिर मैं आ रहा हूँ, हम लोग का आम आदमी वाला जिंदगी में लौट के आता हूँ। आइए, पीएफ कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, तो आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? कौन? कौशिक, मुझे पूछ रहे हो कि तुम बोल रहे हो? हमने कोई एग्जाम नहीं दिया सर। वो जो लोग ब्रोकरेज हाउस खोलते हैं वो सब करते, उन लोग का दरकार होता है। मुझे तो पैसा बनाना था, मुझे सब क्या करना। एग्जाम देके आप अपना कंसल्टेंसी ओपन कर सकते हो, मुझे किसी को ज्ञान देने का मन नहीं है भाई। तो हमने देखा ये ज्ञान से ज्यादा पैसे का हिसाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो हमने उसमें ध्यान दिया ज्यादा। गाइस कंट्रीब्यूशन लिख लो एक बार, मैं लिख लो, मैं समझाता रहा। सही बात है, विवेक बिंद्रा जी एक बहुत अच्छा बात बोलते हैं, पैसा जहां से आएगा वही तो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम लोग का पैसा आने का जगह है हम लोग का दिमाग। तो अगर दिमाग ही अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे दिमाग पे तो पैसा कैसे बनाएंगे? ये फैक्ट होता है यार। आप मानते हो ना कि दिमाग से पैसा बनता है? मैं तो भाई ये लॉजिक में मानता हूँ कि पैसा दिमाग से बनता है। हाँ, हार्ड वर्किंग भी जरूरी होता है, बट हार्ड वर्किंग कौन सी दिशा में करे, ये तो आपको ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा ना। तो कोई भी जगह आप हार्ड वर्किंग कर रहे हो जिसका आउटकम कुछ है ही नहीं, तो यार ऐसा थोड़ी होता है। आप एक चीज सोच के देखो, सोसाइटी में सबसे मेहनती लोग कौन है? मुझे ये चीज बहुत ही ये लगता है, मतलब थोड़ा सोसाइटी का ऑड लगता है, मतलब ऑड कॉम्बिनेशन लगता है। मुझे सबसे ज्यादा सोसाइटी में मेहनती इंसान लगता है जो लोग रिक्शा पुल करते हैं, जो लोग वही सामान के इधर से उधर चलाते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत का वो लोग का है यार। फिजिकल पूरा चीज निचोड़ लेते हैं वहां पे। आपको लगता है कि वो लोग अपना जितना डिजर्व करते उतना मिलता है उन लोग को? सर सवाल ही नहीं आता है। तो पैसा कौन बना रहा है फिर? सर पैसा वो बना रहा है जिसके पास दिमाग है। जो नहीं बना पा रहे, जो दिन भर मेहनत कर रहे हैं यार। जो लोग कोलकाता में देखेंगे बड़ा बड़ा साइड में, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन लोग के पास हार्ड इम्यूनिटी टू दी पावर इन्फिनिटी टाइप हो गया, उन लोग का हार्ड इम्यूनिटी बन गया। उन लोग कोविड-19 टच भी नहीं करेगा, और वो सिक्स पैक ऐसे ही बन जाता है उन लोग को मेहनत करते करते। जिम भी जाने का दरकार नहीं होता। क्या उन लोग को उतना पैसा मिलता है? आई डोंट थिंक सो। तो सबसे ज्यादा मेहनत तो वही लोग करते हैं, लेकिन मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कौन अफोर्ड करते हैं यार? जो लोग के पास दिमाग होता है सर। तो इसलिए बोल रहा हूँ यार, दिमाग वाला बनो अगर पैसा छापना चाहते हो तो, और इन्वेस्ट वहीं पे करो जहां से पैसा आएगा।
तो सर दिमाग से पैसा आता है तो दिमाग में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब नॉलेज, गेन द नॉलेज, नॉलेज ही आपको ट्रू कैपिटल है। ये मेरा लाइफ का दृष्टिकोण है। मैं इसी एंगल से देख के बड़ा हुआ हूँ कि यार नॉलेज है तो आपके पास है, सब कुछ है। नॉलेज नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हार्ड वर्किंग ऑफकोर्स करो, सब में हार्ड वर्किंग दरकार होता है, बट हार्ड वर्किंग का दिशा होना चाहिए। ये फाइनल में हार्ड वर्किंग करोगे, आपको पता है मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन जिम में जाकर हार्ड वर्किंग करोगे तो क्या होगा, आपका मसल्स बनेगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन क्या आपको फल मिलेगा? तो उसके लिए आपको दूसरी जगह से दिमाग चलाना पड़ेगा। तो समथिंग लाइक दैट। तो ये डिसीजन लेना ठीक से कि मेहनत कहाँ करना चाहिए। ओके, एनीवे मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस, कंट्रीब्यूशन हो जाए तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। डन ना? अच्छा, तो हम लोग कौन सा पीएफ के बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं आरपीएफ के बारे में। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। आरपीएफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सर क्लियर कट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। सो अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है तो कैसे कंट्रीब्यूशन रहेगा? तो आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोई मुझे बता सकते हो कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है? देख के बताओ, देख के बताओ। व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन फॉर द एम्प्लॉय? 12% is a wrong answer. You should say maximum 12%. सीएस का टर्म में हर टर्म पे मोरल से क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट 12% लिख के देते हैं और मार्क्स नहीं मिलता। गाइस, मैक्सिमम 12%, मतलब 12% से कम भी हो सकता है। लॉ का शब्द के ऊपर मीनिंग होता है। 12% एंड मैक्सिमम 12% डिफरेंस है। अगर आप 12% बोलते तो स्टैंडर्ड बन जाता है, लेकिन अगर आप बोलते मैक्सिमम 12% तो उससे कम होने का चांसेस है। तो आप चाहो तो पीएफ 10% पे भी मेंटेन कर सकते हो। डन? समझ में आया बात? तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कैन यू टेल मी, तो आपको बोलना है 12% मैक्सिमम। अच्छा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, कोविड के चलते कुछ चेंजेस हुआ है इसके अंदर, तो वो चेंज को मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि वो टेम्पोररी है। मार्च के बाद वो फिर से वापस आ जाएगा। 12 की जगह 10 कर दिया गया। कोविड के चलते 12 की जगह 10 कर दिया गया ताकि एम्प्लॉय घर में ज्यादा पैसा आए। मुझे आज तक निर्मला जी के पास एक बहुत बढ़िया सवाल है कि मैडम, अगर 10 के 12 की जगह 10% कर दे तो 2% में एक बंदा अपना मोबाइल फोन रिचार्ज नहीं कर सकता है, जितना का पैसा बचेगा। आप बोल रहे हो, आप ये सब फालतू ढोंग क्यों करते हो कि आप पब्लिक के लिए बहुत कंसर्न हो? यार नहीं चाहिए यार आपका ये सब चीज। 12% की जगह 10%, मैं बता रहा हूं 15,000 मैक्सिमम सैलरी होता है फॉर द पीएफ, तो इसके ऊपर 12% कितना होता है? कितना होता है? और 10% कितना होता है? तो मैडम हम लोग कितने का बचत कर रहे हैं? 300 का बचत कर रहे हैं। 300 का बचत, वाह क्या बचत है। मैडम को लगता है ये 300 रुपए बचत से हर एम्प्लॉय घर में खुशहाली आएगी, गरीबी जाएगी। वो डालोगे ना अमरीश पुरी साहब का नायक मूवी का, उस तरह का चीज लग रहा है। ये फालतू चीज ना मुझे इतना बकवास लगता है गवर्नमेंट का। ये सब प्रेस रिलीज करके बोलते हैं, जस्टिफिकेशन नहीं देते। ये 300 रुपए बचा के एक मोबाइल फोन का रिचार्ज नहीं होगा किसी का, और अब ये बचत कर रहे हो कोविड-19 के टाइम पे। मत दिया करो ये सब चीज। क्या है सर, कोई मांगने गया उन लोग का? बोल रहे हैं कि 12% की जगह 10% कर रहा हूं ताकि, कोट अनकोट बोल रहा हूं, ताकि हर एक एम्प्लॉय के अकाउंट में ज्यादा पैसा जाए। मैडम कितना पैसा जा रहा है ज्यादा? 300 रुपए। वाह, पूरा 300 रुपए पर मंथ। बढ़िया है मैडम, यू आर केयरिंग। ये सब जो डिडक्शन हम लोग को पब्लिक को गवर्नमेंट के पास बोल रहा है, और 300 रुपए ले लो, लेकिन आप रख लो, जिसका भला होगा। यार गुस्सा मुझे आता नहीं, बट ये सब चीज देख के मुझे सच में हंसी आता है। यार क्या बेवकूफ बना रहे पब्लिक को। समझ में आया आप लोग को? तो कोविड के चलते ये 10% हो चुका है, 12% नहीं कटेगा, 10% कटेगा। बट आपको इंटरव्यू में 12% मैक्सिमम बोलना है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दोनों एक साथ देखना, हाँ, खाली ईपीएफ का देखना है, ईपीएस का भी देखना। अच्छा, ईपीएफ स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएस स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय पेंशन फंड, दोनों अलग अलग है, ठीक है।
तो ये आप देख लो, ये क्या बोला गया है। अच्छा, ये दोनों देखो टोटल 12% हो रहा है। तो इसमें नियम ये है, ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स को फॉलो करना, मेरे वर्डिंग्स को फॉलो करना। एम्प्लॉय जितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा, आई रिपीट, एम्प्लॉय जितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर को एटलीस्ट उतना देना ही है। सर फिर से बोलिए एक बार, श्योर। एम्प्लॉय जितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर को एटलीस्ट उतना परसेंट देना ही है। मतलब एम्प्लॉय अगर 12% करे तो एम्प्लॉयर को भी 12% करना है। तो आप बोलो, आप अगर एम्प्लॉय होगे तो आप कितना चाहोगे? 12% कंट्रीब्यूशन आपका सैलरी से काटेगी 10%। कोविड को हटा दो, कोविड को बीच में मत लेकर, नॉर्मल, थिंक लाइक अ नॉर्मल सिचुएशन, थिंग्स आर नॉर्मल। तो आपको पता है आप जितना जेब से दोगे, आपका बॉस भी उतना सामने से देगा। तो आप क्या बोलो, आप कितना निकलना चाहोगे, 10 रुपए की 12 रुपए? सर मैं 12 रुपए निकलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं 12 रुपए निकालूंगा मेरे जेब से, बॉस भी 12 रुपए निकलेगा और वो मुझे एडिशनल मिलेगा। तो मुझे 10 रुपए क्यों निकलना है? मैं अगर 10 रुपए निकलूंगा तो वो भी अपने जेब से 10 रुपए निकलेगा। तो इसलिए 12% रेट स्टैंडर्ड हो गया। मार्केट में अगर पूछोगे तो आपका 99% लोग यही आंसर देगा 12%, कोई यूज नहीं करेगा। बट लॉ में कोट एंड कोट लिखा हुआ है मैक्सिमम 12%। आप सीएस का स्टडी मार्ट देख लीजिए, सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मार्ट देख लीजिए, मैक्सिमम 12% बोल के दिया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट एवरी वन ऑफ यू? अच्छा, एम्प्लॉयर का जो सुब्बू जी शुरू में टाइम पे बोल रहा था, एम्प्लॉयर का जो पैसा है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? कुछ पैसा पीएफ में जाएगा, कुछ पैसा पेंशन में जाएगा। ये पेंशन वाला जो पैसा है ये फ्रीज है, ये कभी चेंज नहीं होगा। 8.33% फ्रीज है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मतलब सर अगर मान लो ये 10% होता है तो एम्प्लॉयर भी तो 10% करेगा। गाइस मान लो ऐसा हुआ जैसे कि अभी हो रहा है, अभी कोविड के चलते 10% ही है ना, तो एम्प्लॉय भी 10% एंड एम्प्लॉयर भी 10%। फिर से बोलो, एम्प्लॉय भी 10%, एम्प्लॉयर भी 10%। एम्प्लॉयर का 10 जो है वो किस तरीके से बांटेगा? वो इस तरीके से बांटेगा। ईपीएस का परसेंटेज फ्रीज रहेगा, ये 3 से 1 हो जाएगा। वो जो 2% कम हो गया वो इससे लेस हो जाएगा, ये सेम रहेगा। ये 6.33 नहीं होगा, ये 8.33 रहेगा, ये 3 पॉइंट की जगह 1.67 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग समझ रहे हो? ओके तो गैस पीएफ एडमिन चार्जेस लगता है एंड ईडीएलआई बोल के। अच्छा, ईडीएलआई का फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो एम्प्लॉय और भी जगह पे कंट्रीब्यूट करते हैं, ये एडमिन पे भी एम्प्लॉयर का ही देना पड़ता है। एम्प्लॉय खाली 12% देके मैक्सिमम वो चुप हो जाएगा, ये ब्रेकअप एम्प्लॉयर के लिए है, हम लोग को ये देखना पड़ेगा, ठीक है। और ईडीएलआई एडमिन चार्जेस पहले लगता था, अभी हटा दिया गया, तो कुछ नहीं है। तो टोटल एम्प्लॉय के जेब से 12 रुपीज जा रहा है और एम्प्लॉयर के जेब से 13 रुपीज जा रहा है। तो टोटल कितना हो रहा है? 25 रुपए। बट बेनिफिट 25 रुपए का, मुझे जी हो गया, जस्ट 1 मिनट। बेनिफिट जस्ट 1 रुपए का ज्यादा है, बट 1 रुपए ज्यादा नहीं मिलेगा, 0.5 ज्यादा मिलेगा, बिकॉज ये एडमिन चार्जेस जो है ये एम्प्लॉय के हाथ में नहीं दिया जाएगा, ये सरकार ले लेता है। तो आप दे रहे हो 12%, एम्प्लॉयर दे रहा है 13%, पर 13% का बेनिफिट आपको नहीं आएगा, आपको बेनिफिट आएगा ओनली 12.5 का, ठीक है। तो गाइस ये रेट आप लिख लीजिए, हम लोग